हाय डियर स्टूडेंट, मैं अनुपम सर, बीआरडी एकेडमी धुमरी। मैं आपको आज हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला लेके आ रहा हूँ। वर्णमाला, जो वर्णमाला शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, वर्ड प्लस माला। ठीक है, बर्ड यानी बर्डों की माला को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया एक शब्द बर्ड। बर्ड किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। बर्ड जो ध्वनि है, ध्वनि का लिखित मौखिक लिखित रूप क्या कहलाता है, बर्ड कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप बर्ड कहलाता है। बर्ड कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ऐसी ध्वनि जिसके और अधिक खंडन ना किए जा सके। ऐसी ध्वनि जिसके और अधिक खंडन न किए जा सकें। ठीक है, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे हम एक शब्द देखते हैं, जैसे मैंने लिखा राम। ठीक है, इसमें हमारे सारे व्यंजन। ठीक है, अब इसमें हम एक शब्द लेंगे रा, उसके बाद इसमें से क्या निकालेंगे, बड़ा आ, और उसमें क्या लेंगे माँ, इसमें भी हलंत लगा के और बाहर क्या निकाल देंगे आ। अब ये जो है यही हमारी क्या कहलाते हैं, बर्ड कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, बर्ड कहलाते हैं, क्योंकि ये जो राम शब्द है इसके इससे अधिक और खंडन नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बर्ड। अब देखो वर्णमाला में जो है इसमें कौन कौन से होते हैं, हमारे स्वर होते हैं, स्वर, और स्वर के बाद हमारा क्या होता है, व्यंजन, और व्यंजन के बाद क्या होता है, अयोगवाह। व्यंजन के बाद क्या होता है, अयोगवाह। ठीक है, ये तीनों का जो समूह होता है ये हमारा क्या होता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, जो स्वर है, स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में हमें अन्य किसी वर्णों की सहायता न लेनी पड़े। जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े। जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अयोगवा किसे कहते हैं, अ माने नहीं, योग बहा, यानी जो न तो स्वरों के साथ जाते हों और न व्यंजनों के साथ जाते हों, उन्हें हम कहते हैं अयोगवा। जैसे इसमें क्या आते हैं, अंगा। ठीक है, ये दो शब्द आते हैं। स्वरों में क्या है, हिंदी में हमारे जो स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है, स्वरों की जो संख्या है वो हमारी 11 है, और जो व्यंजन है, व्यंजनों की जो संख्या है, व्यंजनों की संख्या हमारी है 39, और अयोगवा कितने हैं, 2। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो व्यंजन है, इस प्रकार से 39, 11 और 2 टोटल जाके वर्ड होते हैं हमारे 52। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, आगे देखो,
जैसे मैंने आपको बताया जो स्वर हैं कितने हैं 11, और जो व्यंजन है 39, और अयोगवाह 2, अयोगवाह 2। जैसे हमारे जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? आ ई ई उ ऋ ए आय ओ और आओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार हमारे जो स्वर हैं ये 11 होते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो जो अर्थ के आधार पर स्वर होते हैं वो 10 होते हैं। अर्थ के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने हैं? 10 हैं। उसमें ऋ को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब व्यंजन हमारे 39 कैसे हैं? जैसे इसमें होता है पहला स्पर्श व्यंजन। पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। दूसरे नंबर पे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। उसके बाद होते ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। उसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। उसके बाद होते हैं उच्छिप्त व्यंजन की संख्या होती है 2। 25 4 29 4 33, 33 और 4 37 और 2 39। इस प्रकार हमारे टोटल जो व्यंजन होते हैं 39 होते हैं, और अयोगवा हमारे 2 होते हैं अंग। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 25 11 और 2 39 और 11 और 2। ठीक है, 10 2 12, 3 4 और 1 5। तो इस प्रकार वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। ठीक है, तो इसमें हम आपको आगे पढ़ाएंगे स्वर, उसके बाद पढ़ाएंगे व्यंजन, उसके बाद पढ़ाएंगे अयोगवाह। स्वर में क्या है? स्वरों का विभाजन भी बताएंगे, स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, स्वरों को जो है आगे देखें। सबसे पहले स्वर, देखो स्वर। ठीक है, स्वर हमने आपको बता दिया जिनके उच्चारण में मुझे अन्य किसी वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, और अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो 10 होती है। ठीक है, आगे देखें स्वरों का वर्गीकरण। जो स्वरों का वर्गीकरण है वो हमारा देखें। सबसे पहले जो स्वरों का वर्गीकरण है, पहला है मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर, इसी को हम उच्चारण के आधार पर भी बोलते हैं। उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर एक ही बात है। अगला है दूसरा, वो है हमारा जिह्वा के आधार पर स्वर। के आधार पर स्वर। तीसरा है मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर। चौथा है हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ठीक है, आगे ये मात्रा, ये स्वरों का वर्गीकरण है। ठीक है, आगे मात्रा के जो आधार पर स्वर हैं
ये जो हमारे कितने हैं, ये मात्रा के आधार पर 3 है, 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, जिह्वा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है ये भी 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, ये भी 3 प्रकार से है। तो उसमें जो हमारे हैं आगे हम बताएंगे। ठीक है, एक मात्रिक, दो मात्रिक और प्लुत, यानी 3 मात्रिक। जैसे ह्रस्व भी बोलते हैं इसको, ह्रस्व स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, इनके अन्य नाम भी हैं। इनको एक मात्रिक बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर, इनको दो मात्रिक, इनको त्रिमात्रिक। ठीक है, और जो जिह्वा के आधार पर स्वर है ये भी 3 प्रकार से हैं, जो आगे हम बताएंगे। आगे देखें, सबसे पहला टाइप है वो है हमारा मात्रा के आधार पर स्वर। सबसे पहला देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर। ठीक है, जो मात्रा के आधार पर स्वर है ये 3 प्रकार से बांटे गए हैं। ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर जो है इसको एक और नाम से जानते हैं, एक मात्रिक। इसका दूसरा नाम है द्विमात्रिक। इसको त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, यानी जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला है दीर्घ स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जो ह्रस्व स्वर है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा हो गया आ, ई, उ, छोटा उ और रे। ठीक है, ये हमारे जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर में जो दीर्घ स्वर हैं हमारे कौन से हैं, आ, ई, उ। ठीक है,
और ए, आय, ओ और आओ। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर है। ठीक है, प्लुत स्वर जैसे दो मात्रा से अधिक, जैसे हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ठीक है, ओम के बाद और हम बोलते हैं सोम। तो यहां पे दो मात्रा से अधिक समय लगता है, जैसे ओम, सोम। अब ये दो मात्रा का, इसमें जो दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है। जो दीर्घ स्वर है इनको दो भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, अगला है संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर में जैसे हमारा आ, ई, ऊ है, आ, ई और ऊ, ये हमारे हो जाते हैं मूल दीर्घ स्वर में। और जो संयुक्त दीर्घ स्वर है, संयुक्त दीर्घ स्वर में जैसे हम देखते हैं हमारा ए हो गया, ए, आय और ओ और आओ। ठीक है, ये हमारे संयुक्त दीर्घ स्वर में हो गए। ठीक है, जैसे अब संयुक्त दीर्घ स्वर में तो है ही, जैसे हम बोलते हैं ए है, ए का जो है, ए किन किन संयुक्त दीर्घ स्वर है, यानी ऐसे स्वर जो संयुक्त हों, यानी जो दो स्वरों से मिलके बने हों। जैसे हमारा है आ प्लस ई, तो आ प्लस ई से मिलके हमारा बना है ए। ठीक है, तो आ जो है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, ई का स्थान क्या है? तालु है। तो इसीलिए जो ए और ऐ हैं ये कंठ तालव्य हैं। ये कौन से हैं? कंठ तालव्य हैं। ठीक है, इसीलिए ए जो है वो कंठ तालव्य है। और जो ओ है, ओ है, इसका जो है वो आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ से मिलके बना है। जो आ है वो कंठ है, कंठ से उच्चारण स्थान होता है। और जो ऊ है इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है, ओष्ठ। इसीलिए जो ओ और छोटो आओ, ओ आओ है, इसको हम बोलते हैं कंठोष्ठ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। ठीक है, यहीं से इनका उच्चारण स्थान निकल के आता है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला जो था वो वर्गीकरण हमने आपको बता दिया, मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन तीन प्रकार से हुआ है। पहला है ह्रस्व स्वर, इसको एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, इसको दो मात्रिक बोलते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर या त्रमात्रिक। जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जिनके उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगे उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जिनके उच्चारण में हमें तीन मात्रा काल का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, देखो प्लुत स्वर। ठीक है, आगे देखो। अब दूसरे नंबर पे आता है मेन करके जो हमारा है, ये हमें जो परिभाषाओं से कोई मतलब नहीं है, केवल आगे चल के हमें दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा संयुक्त दीर्घ स्वर है, यही हमें पहचानना है। तो इनका हमें आगे देखना है। दूसरा वर्गीकरण हम आपको बता रहे हैं, वो है हमारा मात्रा के आधार पे हो गया, इसी को उच्चारण के आधार पे बोलते हैं। अब दूसरा जो हमारा है वो जिह्वा के आधार पर है। दूसरा जो स्वरों का वर्गीकरण है वो हमारा कौन सा है? जिह्वा के आधार पर। आधार पर स्वरों का वर्गीकरण,
स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो भी 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से। जैसे पहला आता है हमारा अग्र स्वर। पहला क्या आता है? अग्र स्वर। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मध्य स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, और तीसरा है हमारा पश्च स्वर। ठीक है, ये जो स्वरों का विभाजन है ये भी 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, अब जैसे इनकी डेफिनेशन से ही हमें पता लगता है, अग्र, अग्र माने अगला भाग, यानी जो स्वर जीभ के अगले भाग से उच्चारित हों वो अग्र स्वर में आते हैं। मध्य स्वर माने मध्य भाग से, यानी वो स्वर जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित हों वो मध्य स्वर कहलाते हैं। और तीसरे जो जीभ के पिछले भाग से या निचले भाग से उच्चारित हों वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक तो सब है, आगे हम यही लिख लेंगे। और उसके बाद जैसे जो स्वर जीभ के अगले भाग से उच्चारित हों वो अग्रस्वर कहलाते हैं। और जो स्वर जीभ के मध्य भाग से उच्चारित हों वो मध्य स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वर जीभ के पिछले भाग से उच्चारित हों वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक तो कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आगे जो है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्वर अग्र स्वर है, निम्न में से कौन सा स्वर पश्च स्वर है, निम्न में से कौन सा स्वर मध्य स्वर है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक देंगे। वो ट्रिक हमारी ये है, जो ट्रिक है वो ये है, आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचों बीच। ठीक है, ये ट्रिक है, थोड़ी हाथ से है और इसीलिए ट्रिक बनाई है क्योंकि जो चीज हाथ से होती है वो जल्दी याद होती है। आओ उल्लू पीछे पीछे का मतलब क्या है? और वैसे भी सही बात है, इस दुनिया में जो उल्लू होता है वही पीछे पीछे चलता है। पीछे का मतलब है पश्च स्वर, पीछे का मतलब क्या है? पश्च स्वर। ठीक है, यानी जो हमारे पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? पश्च स्वर में आ आता है और ओ आता है। ठीक है, और औ आता है, और उसके बाद जैसे हमारा जो आगत स्वर है ये आता है, जैसे ऑयल है। ठीक है, ये सब हमारे किस में आते हैं? पश्च स्वर में आते हैं। ठीक है, पीछे का मतलब क्या है? पश्च। ठीक है, पश्च स्वर। अब ये जो हमारा है बड़ा आ, ओ और आओ, और ये जो आगत स्वर है ऑयल जो लिखा जाता है, ये सब हमारे किस में आते हैं? पश्च स्वर में। और आगे लिखा है आ को छोड़ो बीचों बीच का मतलब क्या है? बीचों बीच का मतलब है मध्य स्वर,
बीचों बीच का मतलब क्या है, मध्य स्वर। जो हमारा मध्य स्वर में है उसमें केवल क्या आता है, आ आता है। ये जो आ है ये आता है। बस इसी के लिए हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है, निम्न में कौन सा अग्र स्वर है, निम्न में कौन सा मध्य स्वर है। बच्चे रटते हैं और रटने की चीज हम भूल जाते हैं। हमने आपको बताया है जो अर्थ के आधार पे स्वर हैं वो कितने हैं, 10 हैं। वैसे तो हमारे स्वर 11 हैं, लेकिन जो जिनका अर्थ होता है वो 10 हैं। उनमें से हमारा 1 2 3 और 1 4। अब जो बचे हुए हैं वो हमारे अग्र स्वर में आ जाएंगे। आ, उसके बाद क्या बचा है, ई बची है, छोटी बड़ी ई बची है, और कौन सा है, ऊ और ऊ, ठीक है। और कौन सा है, ए और आय, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे स्वर हो गए, ठीक है। मेन बात हमें सिर्फ ये समझाने की है आपको कि ये जो स्वर है, ये आपसे पूछा जाता है कि दे देगा कि निम्न में से कौन सा स्वर अग्र स्वर है। तो अग्र स्वर में आपको ये जब ट्रिक आएगी आपको, तो ट्रिक आने के बाद आप पता लगा लेंगे कि जो मध्य स्वर में है केवल आ आता है, पीछे पीछे यानी पश्च स्वर में केवल आ है, ओ है और औ है, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए हैं वो सब अग्र स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। ये यहां तक आपको 2 प्रकार से स्वरों का विभाजन बता दिया। आगे देखो, स्वरों का जो तीसरा विभाजन है वो हमारा कौन सा है, मुखाकृति के आधार पर स्वर। लोग ज्यादातर यही जानते हैं कि जो स्वर हैं वो केवल 11 हैं, बस यहीं पे स्वरों की कहानी खत्म। नहीं, स्वरों का बहुत बड़ा अपना एक चैप्टर है, ठीक है। अगला है तीसरा। तीसरा क्या है, मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर या स्वरों का वर्गीकरण, ये इंपोर्टेंट है, ये वाला इंपोर्टेंट है। इससे पीछे जो हमारा जिह्वा के आधार पर था वो इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ये हमारा 4 प्रकार से है। कितने प्रकार से इनका वर्गीकरण, 4 प्रकार से है। इसमें देखो मुखाकृति है, तो मुख की जो आकृति है उससे इनका आकार लगता है। जैसे सबसे पहला है समृत स्वर, समृत स्वर। दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा विव्रत स्वर, और चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, ठीक है। अब देखो अर्ध विव्रत स्वर, समव्रत स्वर, यहां से डेफिनेशन भी इनकी पूछ ली जाती है। समव्रत, व्रत का मतलब क्या होता है, बंद, एक सर्कल। तो जिनके उच्चारण में मुख की आकृति लगभग बंद रहे, तो ये हमारी समव्रत स्वर की डेफिनेशन हो जाएगी। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखाकृति यानी मुख, ऐसे समझो, उच्चारण में मुख लगभग बंद रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं, ठीक है। अर्ध समृत, अर्ध माने क्या होता है, आधा, अर्ध माने आधा, और समृत तो यही है, समृत यानी केवल यही हो जाएगी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग आधा बंद रहे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग आधा बंद रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं,
अर्ध समृत स्वर, ठीक है। अगला है विव्रत। विव्रत यानी विव्रत माने बंद, ठीक है। यहां पे क्या है, बंद। विव्रत यानी जहां पे भी माने नहीं, विव्रत यानी जो व्रत ना बने, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहे, पूरा खुला रहे, उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं, ठीक है। अर्ध माने आधा, ठीक है। अर्ध माने आधा, विव्रत माने खुला, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग आधा खुला रहे, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला रहे, आधा खुला रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धविव्रत स्वर कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। यहां तक तो हमारी डेफिनेशन थी, लेकिन अब जो है, जो एग्जाम्पल है, यही इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा समृत स्वर है, निम्न में से कौन सा अर्ध समृत स्वर है। जब 11 स्वर दिए गए हों और उनमें छांटना कि कौन सा अर्ध समृत है, कौन सा समृत है, निकालना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। इसीलिए हम ये जो ट्रिक देते हैं आपको, इससे पहले जो हमने जिब्या के आधार पर जो ट्रिक दी थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जो ट्रिक हम देने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ये हमारी जो डेफिनेशन है इसको पढ़ो, इसको मत पढ़ना, केवल जो आगे हम जो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हमारा है, ये भी थोड़ी हाथ से ट्रिक है हमारी। जैसे हम सब लोग जानते हैं सुई क्या होती है, सुई। जैसे सुई लगती है बच्चे को तो बच्चा कैसे रोता है, और रोने पे क्या आवाज आती है, ओए। बच्चा जैसे ही रोता है और कैसी आवाज आती है, ओए, ठीक है। हंसने वाली बात तो यही है कि मान लो ट्रिक है और हंसने वाली ट्रिक है, तो इसमें जो सा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटी ई और बड़ी ई, ये हमारे जो स्वर हैं वो हमारे समृत स्वर में आते हैं। केवल हमने आपको इसीलिए ये समझाया सुई, तो सुई में जो हमारा सा है इससे हमें कुछ नहीं है, तो हमने अपना ट्रिक बनाने के लिए किया है। और ये ऐसी ट्रिक शायद ही यूट्यूब पे आपको मिले, ठीक है। लोग जो टीचर हैं अधिकतर वो आपको रटाते हैं, लेकिन मैं रटाऊंगा नहीं। आप समझो, ट्रिक के माध्यम से आप समझोगे तो जो ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी ई, दोनों हमारे किस में आते हैं, समृत स्वर में आते हैं। और उसके बाद सुई लगने पर आवाज आती है, बच्चा रोता है, ओए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा है ओ, ठीक है, और छोटी ए, ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे अर्ध समृत स्वर में आते हैं। आप बोल के भी देख लो, जैसे जिनके उच्चारण मुख लगभग बंद रहे, तो मुख लगभग बंद है, उ ई ई, मुंह नहीं खुल रहा है, भूल गए। अब जैसे अर्ध समृत आधा मुंह बंद रहेगा, जैसे ओ ए, ठीक है। आगे जो हमारा है विप्रत स्वर, अब इसमें कुछ नहीं, समझने वाली बात है, मुख लगभग पूरा खुले। तो केवल एक ऐसा ही शब्द है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं आ, जैसे आ, बड़ा आ बोलते हैं हम, तो इसी में केवल हमारा पूरा मुंह खुलेगा और इसके सिवाय किसी में हमारा पूरा मुंह नहीं खुलेगा, ठीक है। तो जो आ है उसके बाद 10 हमने बताए अर्थ के आधार पर, 1 2 3 4 5 6 7 बचे, 3 कौन कौन से बचे, एक तो छोटा आ बचा, ठीक है, और ई उ, बड़ी ए बची, और क्या बचा, आओ बचा। 3 4 और 2 6, 8 और 2 10, ये हो गए। बस मेरे पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है, आपको केवल ये जो अक्षर है ये याद हो जाए, और यही एग्जाम में पूछता है, बार बार यही पूछता है और बच्चे फंस जाते हैं। जैसे पूछ लेगा आपको, ये स्वर दे देगा कि निम्न में से बताइए कौन सा
समृद्ध स्वर है। अब बच्चे रटते हैं, रटोगे तो भूलोगे, इसलिए ये जो ट्रिक है ये समझ लो, और ये ट्रिक आपने समझ ली तो आप बाद में भूलेंगे नहीं, जब भी आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सही करके ही आएंगे। ठीक है, अगला हमारा है चौथा, देख लो। वो अगला विभाजन है हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। चौथा प्रकार है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। ठीक है, अब ओष्ठाकृति जो है देख लो, इसके आधार पर दो प्रकार है। कितने प्रकार हैं? दो हैं। ये सरल है, ये ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? आवृत मुखी और अनावृत मुखी। ठीक है, आवृत मुखी और दूसरा है अनावृत मुखी। अनावृत मुखी। ठीक है, ओष्ठ आकृति यानी वो स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओठों की आकृति वृत्त के समान हो जाए, गोल हो जाए। ठीक है, अमाने नहीं, यानी जिनके उच्चारण में ओठों की आकृति गोल ना हो वो अनावृत मुखी हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, एग्जाम्पल में समझ लो, केवल देखो बोल के देख लो वृत्त में किसमें बनना है। जैसे हमारा उ उ ओ औ, इसी में वृत्त बनना है। इसके बाद और किसी में बनना है। उसके बाद हमारा जो है अनावृत मुखी में, अनावृत मुखी में क्या क्या आ जाएगा देखो, जैसे आ हमारा आ और ई उ ए और आय। ठीक है, ए और आय ये हमारे किस में हो जाएंगे? अनावृत मुखी में हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है? ई उ हाँ, ये जो है हमारा आ वो भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, ये आवृत मुखी में है और ये हमारे अनावृत मुखी में है। 2 4 6 तो 8 और 2 10। यहां तक हमारा जो स्वरों का कार्यक्रम था वो पूरा हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलेंगे नए सितारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।